इस वीडियो में हम अपग्रेड पर एक नज़र डालेंगे। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक भविष्य के माइक्रोचिप के साथ प्रत्यारोपित हो जाता है जो उसे नियंत्रित करता है। इस फिल्म में हम बहुत सारे भविष्य के हथियार और भयानक लड़ाई के दृश्य देखेंगे। फिल्म की शुरुआत मुख्य किरदार ग्रे से होती है। वह अपनी कार पर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यह देखना कोई सामान्य बात नहीं है क्योंकि वह भविष्य में हैं। ठेठ कार चलाने के बजाय हर कोई अद्वितीय विशेषताओं वाली सेल्फ ड्राइविंग कारों का उपयोग कर रहा है जो जीवन को आसान बनाती हैं। आशा ग्रे की पत्नी हैं और उन्हें ग्रे से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पसंद है। वे दोनों तयशुदा कार को एक धनी ग्राहक के घर पर छोड़ देते हैं। वह आदमी भूमिगत रहता है और उसका नाम हारून है। हारून एक अरबपति है और तकनीक के साथ इतना स्मार्ट है कि उसने एक बादल का आविष्कार किया। फिर वह आशा और ग्रे को अपना नया आविष्कार दिखाता है। उनके आविष्कार को स्टेम कहा जाता है और उनका कहना है कि यह कुछ भी कर सकता है, लेकिन ग्रे तमाशा है। वे निकल जाते हैं और अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठ जाते हैं। कार उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है और वे इसे रोक नहीं सकते क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। गाड़ी चलाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पलट जाती है, जिससे ग्रे को दर्द होता है। 4 लोग दूसरी कार में सवार होते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। वे बंदूक की नोक पर पकड़े जाते हैं और एक पुलिस ड्रोन है जो पूरी बात देख रहा है। इस शख्स ने नकाब उतारकर आशा के पेट में गोली मार दी। फिर वह ग्रे को पीठ में गोली मारता है जो उसे लकवा मार देता है, इसलिए वह केवल आशा को मरते हुए देख सकता है क्योंकि अपराधी घटनास्थल से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रे 3 महीने से अस्पताल में है और वह क्वाड्रिप्लेजिक है। ग्रे को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तकनीक पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया गया है और जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट गया है। उसकी मां द्वारा उसे दिलासा देने के बाद वह अपना समय पुलिस स्टेशन में अपराधियों को खोजने की कोशिश में बिताता है। उसके मामले का प्रमुख जासूस डिटेक्टिव कॉर्टेज है और उसे उसके मामले के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। ग्रे घर वापस आ जाता है और इस इंजेक्टर से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम की सुरक्षा के कारण असमर्थ है। वह अस्पताल में होता है जब हारून आता है और उसके पास ग्रे के लिए कुछ अच्छी खबर होती है। उनका कहना है कि तना उनके शरीर में जो कट गया है उसे जोड़कर फिर से चलने में मदद कर सकता है। ग्रे का कहना है कि वह जीना नहीं चाहता है, लेकिन अंत में सर्जरी के लिए हारून के घर पर आता है। हम कमाल की तकनीक देखते हैं जो सर्जनों को ग्रे की रीढ़ पर तना लगाने में मदद करती है। जब वह उठता है तो वह अपनी बाहों को हिलाने और फिर से चलने में सक्षम होता है। हारून फिर ग्रे से कहता है कि वह किसी को नहीं बता सकता क्योंकि तना अवैध है। उन्हें सार्वजनिक रूप से व्हीलचेयर में रहना पड़ता है, लेकिन जब वे घर पर होते हैं तो वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ग्रे सीखता है कि स्टेम उससे बात कर सकता है और केवल वह ही इसे सुन सकता है। फुटेज देखते हुए स्टेम बताते हैं कि आशा को मारने वाले के पास बंदूक नहीं थी। ग्रे को पता चलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बंदूक लगाई गई थी जो उसके गले में तकनीक के समान थी। फुटेज पर ग्रे जूम करता है और स्टेम हत्यारे पर एक प्रतीक देखता है। स्टेम फिर ग्रे के शरीर पर नियंत्रण लेता है और प्रतीक बनाता है जो एक सैन्य टैटू बन जाता है। स्टेम टैटू को डिकोड करने और हत्यारे के नाम और पते का पता लगाने में सक्षम है। अफसोस की बात है कि ग्रे इस जानकारी को अपने मामले में जासूस के पास नहीं ले जा सकता क्योंकि हारून ने उसे जो नियम बताए हैं
इसके बजाय ग्रे आदमी के घर पर दिखाने का फैसला करता है और कुछ सेकंड बाद वह आदमी उसे प्रतिबिंब में देखता है। वे एक लड़ाई में पड़ जाते हैं और स्टेम ग्रे के शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। एक भयानक लड़ाई के दृश्य में स्टेम आदमी से लड़ने में सक्षम है। आखिरकार स्टेम आदमी को मार देता है और ग्रे को अपने शरीर पर फिर से पूरा नियंत्रण देता है। हारून ग्रे के साथ बात करता है और उसे सार्वजनिक रूप से बाहर जाने और बदला लेने के लिए डांटता है। हारून जानता है कि वह बाहर गया था क्योंकि वह उपजी स्थान को ट्रैक करने में सक्षम है। कॉर्टेज ने शव का निरीक्षण किया और संदेह किया कि ग्रे का इससे कुछ लेना देना था, भले ही वह व्हीलचेयर में हो। कॉर्टेज ग्रे के घर पर दिखाई देता है और उससे उस आदमी की मौत के बारे में सवाल करता है, लेकिन क्योंकि वह व्हीलचेयर में है, वह कोई जानकारी नहीं छोड़ती है। ग्रे फिर एक बार में लुढ़कता है और सभी से पूछता है कि क्या वे उस आदमी को जानते हैं जिसने उसकी पत्नी को मार डाला। यह आदमी जवाब देता है और ग्रे को उससे बात करने के लिए बाथरूम में ले जाता है। उनका कहना है कि वह आशा की मौत में शामिल थे और ग्रे के लिए स्टेम को संभालने के लिए यह पर्याप्त है। स्टेम 4 लोगों से लड़ने में सक्षम है और अंततः उन सभी को आसानी से मार देता है, लेकिन क्रूर तरीके से। अचानक हारून स्टेम को बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि यह जनता को न मिले। स्टेम ग्रे को एक हैकर को निर्देशित करने में सक्षम है जो स्टेम को उसमें रहने देगा। फिर हम फिस्क को देखते हैं जिसने ग्रे की पत्नी को मार डाला था। फिस्क को कुछ अपग्रेड मिलते हैं जो उसे यह देखने की अनुमति देते हैं कि उसके आदमी कैसे मारे गए। फिस्क बार में दिखाता है कि ग्रे बारटेंडर से सवाल करने वाला था। आदमी एक बंदूक निकालता है, इसलिए फिस्क कुछ माइक्रोबॉट्स को छींकता है जो आदमी को मारने में सक्षम हैं। हैकर स्टेम पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे फिस्क ग्रे की तलाश में इमारत में जाता है। हैकर हो जाता है, लेकिन ग्रे को जमीन पर छोड़ देता है क्योंकि स्टेम को रिबूट करने में समय लगता है। हम देखते हैं कि फिस्क का साथी कुछ गोलियों को अपने हाथ में एक भयानक तरीके से लोड कर रहा है। जब वे कमरे में घुसते हैं, ग्रे रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेम ऑनलाइन वापस आ जाता है और वह इसे दरवाजे से बाहर निकालने में सक्षम होता है। फिस्क एक लिफ्ट में 2 लोगों को देखता है और जल्दी से उन्हें अपने हैंडगन से मार देता है। ग्रे इसे घर बनाता है और अपनी मृत पत्नी के सपने देखता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव कॉर्टेज ने उनसे बार में मिले व्हीलचेयर के बारे में पूछताछ करने के लिए दिखाया। जब वे बात कर रहे होते हैं तो वह ग्रे के कोट में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है ताकि यह देखा जा सके कि वह वास्तव में कहाँ जा रहा है। अचानक ग्रे हिलने डुलने में असमर्थ है क्योंकि स्टेम के पास अब उसकी अनुमति के बिना उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैकर ने स्टेम के सिस्टम गार्ड को हटा दिया है और अब स्टेम फिस्क को मारना चाहता है, इसलिए इसे ग्रे के शरीर से नहीं हटाया जाएगा। हर समय कॉर्टेज ग्रे को सुन रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि वह किससे बात कर रहा है। ग्रे ट्रैकर को ढूंढता है, लेकिन कॉर्टेज पहले से ही उसका पीछा कर रहा है और उसे खींचने की कोशिश करता है। वे एक कार का पीछा करते हैं, लेकिन स्टेम ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि वे कंप्यूटर प्रोग्राम वाली कार नहीं चला रहे हैं। स्टेम एक निर्दोष व्यक्ति की कार पर नियंत्रण करने में सक्षम है और ग्रे को रास्ते से हटने का निर्देश देता है ताकि वह कार को डिटेक्टिव कॉर्टेज में दुर्घटनाग्रस्त कर सके, जो दुर्घटना से बचने का प्रबंधन करता है। ग्रे फिस्क के अपार्टमेंट में आता है और उसे बंदूक की नोक पर रखता है। फिस्क का कहना है कि वह एक घायल सैनिक था जिसने एक प्रयोग किया था जिसने उसे कंप्यूटर के पुर्जे बनाने की अनुमति दी थी।
फिस्क और ग्रे में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में सुधार के कारण वे दोनों समान रूप से मेल खाते हैं। आखिरकार ग्रे ऊपरी हाथ हो जाता है और फिस्क को कांच के टुकड़े से मारता है। ग्रे और स्टेन को एहसास होता है कि अब उन्हें शांति से मुक्त चलने में सक्षम होने के लिए हारून को मारना होगा। वे हारून के घर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार सकें, कॉर्टेस दिखाता है। कॉर्टेस उसे गिरफ्तार करने वाला है जब ग्रे उठता है और कॉर्टेस को चोखोल्ड में डाल देता है। ग्रे हाथ में खुद को छुरा घोंपकर तने से लड़ने की कोशिश करता है। कॉर्टेस ग्रे पर एक टेसर का उपयोग करने में सक्षम है, जो स्टेन को उसे मारने से रोकता है। तब हमें पता चलता है कि वह तना ही था जिसके कारण यह सब हुआ। हारून का कहना है कि स्टेन ने उसकी कंपनी पर नियंत्रण कर लिया और उसे यह भी बताया कि उसे क्या कहना है। स्टेन वह था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी, उसे पंगु बना दिया था और इस हत्या की होड़ में उसका नेतृत्व किया था। आखिरकार स्टेन वापस उपयोग में आ जाता है और हारून को मार देता है। स्टेन उसे मारने के लिए कॉर्टेस के पास जाता है, लेकिन ग्रे विरोध करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ग्रे ने खुद को गोली मार ली और फिर आशा अस्पताल के कमरे में चली गई। हम सीखते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है और स्टेन ने ग्रे के शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। ग्रे अब अपने ही मन में रह रहा है, आशा के साथ एक नकली दुनिया में। स्टेन दुनिया में चला जाता है और इस तरह फिल्म समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने किया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।